Hello everyone, welcome to my new launch. So guys, हीट एक्सचेंजर जो कि हीट ट्रांसफर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सभी उसके लिए मुझे बार बार बोल रहे थे कि सर हीट एक्सचेंजर आप लॉन्च करो, हीट एक्सचेंजर पढ़ाओ, जो कि सेमेस्टर एग्जाम में भी हेल्पफुल रहेगा, गेट एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल रहेगा, पीएसयू एग्जाम्स के लिए भी हेल्पफुल रहेगा और इंटरव्यूज के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। सो गाइस, पब्लिक डिमांड पर हीट एक्सचेंजर का कोर्स मैं YouTube पर आप लोगों के लिए लॉन्च कर रहा हूं। इसके कुछ लेक्चर्स में लॉन्च करूंगा डेफिनेटली, आपका रिस्पॉन्स देखूंगा एंड रिस्पॉन्स के बेसिस पे लेक्चर्स के बाद लेक्चर्स में लॉन्च करता रहूंगा। सो वेलकम टू द सेशन ऑफ हीट एक्सचेंजर कंप्लीट कोर्स बाय अंकुर बंसल सर। सो गाइस, इस कोर्स को आप जरूर पूरा देखना, लाइक करना, कमेंट करना आपको क्लास कैसी लगी, कोई चेंजेस चाहते हो तो मुझे बताना, अपना फीडबैक जरूर बताना और डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स, विद योर जूनियर्स, विद योर सीनियर्स, सो दैट ये कंटेंट सबके पास पहुंच पाए। एंड गाइस, जो भी स्टूडेंट्स मेरी गाइडेंस में प्रिपरेशन करना चाहते हैं गेट 2026 का, पीएसयू 2026 का एंड पीएसयू 2025 का, वो स्टूडेंट्स सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अभी मंजिल ऑफर में सब्सक्रिप्शन के प्राइजेस बहुत ज्यादा कम हो गए, आप देख सकते हो। इट्स ओनली 8,999, कुछ भी नहीं है भाई, ये कुछ भी नहीं होता, इट्स 8,999 ओनली। तो 8,999 के प्राइस में गाइस आप अपने लिए 10 मंथ का सब्सक्रिप्शन परचेस कर सकते हो, 10 मंथ्स का। सो 10 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है सिर्फ 8,999 के अंदर, 9,999 के अंदर। तो इसको आप जरूर परचेस करो। याद रखना, परचेस करने के लिए जो कोड आपको यूज करना है दैट इज अंकुर073। जैसे ही आप अंकुर073 यूज करोगे तो आपकी टैगिंग हो जाएगी मेरी प्रोफाइल के साथ एंड आफ्टर दैट आई विल देयर टू गाइड यू कि गेट की प्रिपरेशन कैसे करनी है। सब्सक्रिप्शन आप लोगे, आपका हाथ पकड़ूंगा और आपको मैं सिलेक्शन तक लेकर के जाऊंगा, बिकॉज मेरा मोटो यही है कि सब्सक्रिप्शन से सिलेक्शन तक की जो जर्नी है उस जर्नी में आपको लेकर के जाना है। नालायक से लायक बनने की जो जर्नी है उस जर्नी पर आपको लेकर जाना है। जो कंटेंट मिलेगा आपको गाइस वो मजेदार तो होगा बट असरदार भी होगा। तो इसीलिए डिले नहीं करना है, आज ही 8,999 कुछ भी नहीं होता है गाइस, इट्स नथिंग सीरियसली। तो अगर आप खुद से प्रिपेयर करने की सोच रहे हो, आप मेरे साथ प्रिपेयर करो, आपका टाइम भी बचेगा, एफर्ट बचेगा और आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करके मुझे फॉलो करना होगा। जैसा जैसा मैं बताऊंगा वैसे वैसे आप करते रहना और देखना कि रिजल्ट्स बहुत जल्दी आपको मिलेंगे। सो टेक द सब्सक्रिप्शन टुडे एंड डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड अंकुर073। एंड आप अगर गेट रैंकर हो तो आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट्स है, आप उनको भी अवेल कर सकते हो। और नए बैचेस हमारे 25 अप्रैल से स्टार्ट हो चुके हैं, तो डेफिनेटली आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हो। और इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा बाय यूजिंग द कोड अंकुर073। ये कुछ डिफरेंस है प्लस और आइकॉनिक के अंदर, तो डेफिनेटली आप अपने हिसाब से चूज करके प्लस का प्लान या आइकॉनिक का प्लान ले सकते हो। और ये हमेशा याद रखना कि नॉलेज में किया गया इन्वेस्टमेंट ही आपको बेस्ट रिटर्न्स देता है। तो गाइस, अब शुरू करते हैं हीट एक्सचेंजर कोर्स एंड लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम गाइस, वेलकम आप सभी का इनटू द क्लास। एंड गाइस, ये क्लास बेसिकली हीट एक्सचेंजर्स के बारे में होगी और ना सिर्फ ये क्लास बल्कि आने वाली कई सारी क्लासेस मैं हीट एक्सचेंजर्स पर लूँगा, बिकॉज हीट एक्सचेंजर्स जैसे कि आप जानते हो गेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और साथ ही साथ इंटरव्यूज़ का भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं है केमिकल इंजीनियरिंग में जहाँ पर हीट एक्सचेंजर्स के बारे में ना पूछा जाता हो, फिर चाहे वो कैंपस प्लेसमेंट के लिए हो, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए हो, पीएसयूज़ के लिए हो या फिर आईआईटीज़ में जाने के लिए हो। जहाँ भी केमिकल इंजीनियर्स का इंटरव्यू होगा हीट एक्सचेंजर्स तो आपसे पूछा ही जाएगा। तो इस कोर्स में मैं हीट एक्सचेंजर्स के बारे में कंप्लीट नॉलेज, पूरी जानकारी इन डेप्थ आपको प्रोवाइड करूँगा, वो भी कम टाइम में। कंटेंट कहीं से भी कम नहीं होगा, लेकिन आपको ओवरऑल जो कोर्स है वो मैं कम टाइम में फिनिश कर दूंगा विद द क्वालिटी कंटेंट, because it's a crash course and my aim to give you some super quality content in some super speed.
ठीक है, ताकि आप जल्दी से इस हीट एक्सचेंजर को समझकर अपने गेट में, PSUs में मार्क्स भी हासिल करो और इंटरव्यू भी क्रैक कर पाओ। ये कोर्स उन बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है जो बच्चे हीट एक्सचेंजर्स पढ़ चुके हैं मुझसे एक बार, या जो बच्चे हीट ट्रांसफ़र खुद से कर चुके हैं, बिकॉज उनके लिए दिस विल बी ए सेकेंड रिवीजन, और इस सेकेंड रिवीजन में उन्हें बहुत कुछ समझ में आने वाला है और बहुत कम टाइम में वो कोर्स को पूरा कर लेंगे। जो बच्चे अभी तक जिन्होंने हीट एक्सचेंजर्स या हीट ट्रांसफ़र नहीं पढ़ा है और इस कोर्स को देख रहे हैं, तो वो तभी देखें जब आपको गेट प्रिपरेशन में सिर्फ 4 मंथ्स का टाइम बाकी है। गेट का एग्ज़ाम जनरली फेब में होता है और आप अभी अक्टूबर में हो और आपने अभी तक ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है, देन दिस कोर्स विल बी यूज़फुल फॉर यू। अगर आपके पास पूरा समय है तो आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर द प्लस कोर्स फर्स्ट, या फिर गो फॉर द स्टडिंग द हीट ट्रांसफर ऑन योर ओन एंड देन कम एंड वॉच दिस कोर्स, देन दिस कोर्स विल बी वेरी वेरी यूजफुल। तो गाइस स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर नंबर 1। सबसे पहले बात करते हैं कि हीट एक्सचेंजर्स क्या होते हैं। लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज़ हीट एक्सचेंजर्स। तो हीट एक्सचेंजर्स, जैसे कि आप सभी जानते होंगे, उन डिवाइसेस को बोलते हैं जिनमें हीट ट्रांसफ़र किया जाता है, हीट एक्सचेंज किया जाता है। तो इंडस्ट्री के अंदर दो फ्लूइड्स के बीच में जब भी हमें हीट एक्सचेंज करना होता है तो हम जिन डिवाइसेस का यूज़ करते हैं उन डिवाइसेस को हीट एक्सचेंजर्स बोला जाता है। अब हीट एक्सचेंजर्स में जो हीट एक्सचेंज होगा बिटवीन द टू फ्लूइड्स, वो डायरेक्टली भी हो सकता है और इनडायरेक्टली भी हो सकता है। क्या मतलब है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का, उसे समझते हैं। तो आप देख सकते हो कि दो टाइप के हीट एक्सचेंजर डिफाइंड होते हैं, एक डायरेक्ट हीट एक्सचेंजर, एक इनडायरेक्ट हीट एक्सचेंजर्स। इसके अलावा भी कई सारी क्लासिफिकेशंस होती है, बट मैं स्टार्ट करूंगा इन दो क्लासिफिकेशंस के साथ, डायरेक्ट हीट एक्सचेंजर्स वर्सेस इनडायरेक्ट हीट एक्सचेंजर्स। सो डायरेक्ट हीट एक्सचेंजर्स के अंदर गाइस क्या होता है कि जो दो फ्लूइड्स हैं जिनके बीच में हीट एक्सचेंज होना है वो एक दूसरे के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं और इस वजह से एक दूसरे के साथ डायरेक्ट हीट एक्सचेंज कर रहे होते हैं। जबकि इनडायरेक्ट हीट एक्सचेंजर्स में ऐसा नहीं होता। इनडायरेक्ट हीट एक्सचेंजर्स के अंदर जो हीट ट्रांसफ़र होगा, जिन दो फ्लूइड्स के बीच में हीट ट्रांसफ़र होगा, वो दो फ्लूइड्स आपस में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होते। इनफैक्ट दे आर सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ सम सॉलिड सरफेस। बीच में एक सॉलिड सरफेस रहेगा और वो सॉलिड सरफेस उन्हें सेपरेट करेगा, इसलिए इन्हें इनडायरेक्ट हीट एक्सचेंजर बोला जाता है। ठीक है। सो गाइस, अगर हम बात करें कि जो हमारा डायरेक्ट हीट एक्सचेंजर है, डायरेक्ट हीट एक्सचेंजर के अंदर कोई भी सॉलिड सरफेस नहीं होता है। इस वजह से जो दोनों फ्लूइड्स है वो आपस में डायरेक्ट हीट एक्सचेंज कर पाते हैं। लेकिन जो इनडायरेक्ट हीट एक्सचेंजर होता है उसमें सॉलिड सरफेस होता है। पहले हीट एक फ्लूइड से सॉलिड सरफेस में जाती है, उसके बाद सॉलिड सरफेस से वही हीट दूसरे फ्लूइड में जाती है और इस तरह से हमारा हीट ट्रांसफ़र हो पाता है। ठीक है। अब डायरेक्ट हीट एक्सचेंजर्स की अगर बात करें तो डायरेक्ट हीट एक्सचेंजर्स में क्योंकि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होने की वजह से जो दोनों फ्लूइड्स है वो एक दूसरे के साथ मिक्स कर जाते हैं। और ये जो मिक्सिंग होगी, ये मिक्सिंग डिपेंड करता है कि वो जो दो लिक्विड्स से आपस में कितना मिसिबल है, उसके बेसिस पे वो कम्प्लीटली मिसिबल, पार्शियली मिसिबल या पार्शियली इमिसिबल सॉल्यूशंस बना सकते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट हीट एक्सचेंजर्स में क्योंकि दो फ्लूइड्स आपस में मिक्स नहीं हो रहे हैं, इस वजह से वो दोनों फ्लूइड्स आपस में कोई मिक्सचर नहीं बनाएंगे और एग्जिट पे हमें दोनों फ्लूइड अलग अलग इंडिविजुअली मिल जाएंगे। तो यहाँ पर कोई भी मिक्सिंग आपको इनडायरेक्ट हीट एक्सचेंजर्स में देखने को नहीं मिलती। डायरेक्ट हीट एक्सचेंजर्स में क्योंकि मिक्सिंग होती है, इस वजह से एग्जिट पे जब मुझे स्ट्रीम मिलती है तो वो स्ट्रीम प्योर लिक्विड की नहीं होती, प्योर फ्लूइड 1 की नहीं होती, प्योर फ्लूइड 2 की नहीं होती, इनफैक्ट वो मिक्सचर की होती है। लेकिन हमारा एम तो हीट एक्सचेंज करवाना था, हम नहीं चाहते थे कि मिक्सचर बने, इसीलिए उन फ्लूइड्स को आपस में सेपरेट भी करवाना पड़ता है और सेपरेट करवाने के लिए फिर वेरियस यूनिट ऑपरेशंस का हमें यूज़ करना पड़ता है। दैट कैन बी एक्सट्रैक्शन, दैट कैन बी डिस्टिलेशन और मे बी समथिंग एल्स, जिससे कि हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है ऑपरेशन करने की। लेकिन इनडायरेक्ट हीट एक्सचेंजर्स की अगर बात करें तो इनडायरेक्ट हीट एक्सचेंजर्स के अंदर ऐसा नहीं होता है। इनडायरेक्ट हीट एक्सचेंजर्स के अंदर जो हमारी कॉस्ट होती है सेपरेशन की, वो ज़ीरो होती है, क्योंकि इनडायरेक्ट हीट एक्सचेंजर्स में सेपरेशन करनी ही नहीं पड़ती। सेपरेशन करने की कोई नीड ही नहीं पड़ती है क्योंकि डायरेक्ट मिक्सिंग ही नहीं है। तो इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट होने का ये बेनिफिट होता है कि यहाँ पर मिक्सिंग नहीं होती
और मिक्सिंग ना होने की वजह से सेपरेशन करने की भी नीड नहीं पड़ती। डायरेक्ट हीट एक्सचेंजर्स की अगर बात करें तो डायरेक्ट हीट एक्सचेंजर्स में एक एडवांटेज है कि इन हीट एक्सचेंजर्स के अंदर जो हीट ड्यूटी होती है वो इनडायरेक्ट हीट एक्सचेंजर्स के कॉन्टेक्ट में कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। ऑब्वियसली बात है, डायरेक्ट हीट एक्सचेंजर्स है तो डायरेक्ट हीट का ट्रांसफ़र होगा, कोई बीच में मीडियम नहीं है, कोई बीच में कोई सॉलिड सरफेस नहीं है, और डायरेक्ट हीट ट्रांसफ़र होने की वजह से हीट ड्यूटी ज़्यादा होती है। लेकिन इनडायरेक्ट हीट ट्रांसफ़र हीट एक्सचेंजर के अंदर क्योंकि बीच में सॉलिड सरफेस होता है, तो सॉलिड सरफेस होने की वजह से जो फ्लूइड 1 और फ्लूइड 2 के बीच का हीट ट्रांसफ़र है वो कम हो जाता है, क्योंकि हीट पहले फ्लूइड 1 से सॉलिड सरफेस में जाती है, सॉलिड सरफेस के अंदर वो हीट कंडक्ट होती है, उसके बाद फिर वो हीट हमारे फ्लूइड 2 में जाती है, जिस वजह से ओवरऑल हीट ड्यूटी जो हमें मिलने वाली थी वो कम हो जाती है। तो ये एक डिसएडवांटेज इनडायरेक्ट हीट एक्सचेंजर के साथ होती है, बट ये कोई बहुत बड़ी डिसएडवांटेज नहीं है, क्योंकि हमारा जो इनडायरेक्ट हीट एक्सचेंजर्स है उसमें हम इस हीट ड्यूटी को बढ़ाने के लिए कई सारे काम कर सकते हैं। एरिया को बढ़ाया जा सकता है, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट को बढ़ाया जा सकता है, ड्राइविंग फोर्स को बढ़ाया जा सकता है। सो कई सारे वेरियस फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनकी हेल्प से हम हीट ड्यूटी को बढ़ा सकते हैं। तो ये कोई डिसएडवांटेज, बहुत बड़ी डिसएडवांटेज निकल कर नहीं आती है। लेकिन मिक्सिंग वाली जो डिसएडवांटेज डायरेक्ट हीट एक्सचेंजर के साथ थी वो एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज निकल कर आती है। इस वजह से इंडस्ट्री में हम डायरेक्ट हीट एक्सचेंजर्स का यूज़ कम करते हैं और इनडायरेक्ट हीट एक्सचेंजर्स का यूज़ ज़्यादा करते हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो डायरेक्ट हीट एक्सचेंजर्स के एग्जांपल्स रहेंगे कूलिंग टावर और स्टीम इंजेक्टर्स। कूलिंग टावर कैसा होता है, आप सबने देखा ही है। कूलिंग टावर, इस तरह का कूलिंग टावर हमें दिखाई देता है थर्मल पावर स्टेशंस के बाहर, और जो भी इंडस्ट्रीज जिनको कूलिंग वाटर चाहिए होता है वो कूलिंग टावर्स का यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू कूल द हॉट वाटर। इसी तरह स्टीम इंजेक्टर्स भी डायरेक्ट हीट एक्सचेंजर्स का ही एक टाइप्स है। इनडायरेक्ट हीट एक्सचेंजर्स की बात करें तो दो बहुत ही फेमस है जो इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं। वन इज़ द डबल पाइप हीट एक्सचेंजर एंड अदर इज़ द शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर। तो यहाँ पर आपने देखा मैंने डबल पाइप यूज़ किया और नीचे मैंने शेल एंड ट्यूब यूज़ किया, तो दो वर्ड्स मैंने यूज़ किए, एक पाइप और एक ट्यूब। तो हमें ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि पाइप और ट्यूब में क्या डिफरेंस होता है, ये नॉलेज भी हमें होनी चाहिए। ये गाइस कूलिंग टावर की पिक्चर है, ये शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर की पिक्चर है, कुछ ऐसा दिखता है। अब बात कर लेते हैं पाइप और ट्यूब की। तो पाइप और ट्यूब की अगर बात करें, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे होगे स्क्रीनशॉट में, कि पाइप और ट्यूब की अगर बात करें तो दोनों में कई सारे डिफरेंस होते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस दोनों के बीच में पाया जाता है वो होता है थ्रेडिंग का। पाइप्स के अंदर थ्रेडिंग हो सकती है लेकिन ट्यूब्स के अंदर थ्रेडिंग नहीं हो सकती है। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता कि थ्रेडिंग क्या होती है उनको ये डायग्राम देख के समझ में आ जाएगा। तो आप अगर इस डायग्राम को देख पा रहे हो तो इस डायग्राम को ध्यान से देखो, आपको ये चूड़ियाँ बनी हुई दिखाई देगी, बेंगल्स जैसी शेप्स बनी हुई दिखाई देगी पाइप के ऊपर, तो इसी को बोलते हैं थ्रेडिंग। तो ये थ्रेडिंग होती है जो कि पाइप पे की जा सकती है लेकिन ट्यूब पे नहीं की जा सकती। सो पाइप्स कैन बी थ्रेडेड बट ट्यूब्स कैन नॉट, और इसी वजह से जो पाइप्स और ट्यूब्स है वो आपस में डिफरेंट होती है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है पाइप्स और ट्यूब्स के बीच में बेस्ड ऑन द थ्रेडिंग, ठीक है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो देर आर मैनी अदर डिफरेंसेस, बट ये जो थ्रेडिंग वाला डिफरेंस है ये ऐसा डिफरेंस है जो कि दोनों के बीच का फंडामेंटल डिफरेंस है। बाकी जितने डिफरेंस है वो है तो, बट ऑपोजिट भी किया जा सकता है। जैसे पाइप्स के लिए लिखा है हैवी वॉल्ड, पाइप्स की जो वॉल थिकनेस होती है वो ज़्यादा होती है और ट्यूब्स की जो वॉल थिकनेस होती है वो कम होती है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, ट्यूब्स को मोटा भी बनाया जा सकता है और पाइप्स को पतला भी बनाया जा सकता है, ठीक है। बट जनरली ट्यूब्स आर हैवी वॉल्ड एंड पाइप्स आर थिन वॉल्ड। पाइप्स की बात करें तो दे आर रिलेटिवली लार्जर इन डायमीटर, डायमीटर में ज़्यादा होती है क्योंकि ऑब्वियसली उन्हें थिकनेस भी देनी है, और ट्यूब की क्योंकि थिकनेस बहुत कम होती है इस वजह से ये डायमीटर में कम होती है। पाइप्स आती है कम्स इन द मॉडरेट लेंथ 20 to 40 फीट, लेकिन जो ट्यूब्स होती है वो सेवरल 100 मीटर्स तक भी हमें मिल जाती है और कॉइल्स की फॉर्म में मिल जाती है। फिर बोलता है पाइप वॉल्स आर रफ, ठीक है। पाइप की जो वॉल्स होती है वो रफ होती है नेचर में, लेकिन ट्यूब की वॉल्स स्मूथ होती है। अगेन पाइप की वॉल को भी स्मूथ किया जा सकता है ना, बट डेफिनेटली ट्यूब की वॉल्स बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है, ठीक है। और पाइप की वॉल थिकनेस को डिटरमाइन करने के लिए, डिफाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं शेड्यूल नंबर का, जबकि ट्यूब की जो वॉल थिकनेस होती है उसे डिफाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं
BWG नंबर का, जिसे बिरिंगहम वायर गोज भी बोला जाता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं पाइप्स और ट्यूब्स के बीच में। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है उसे मैंने बॉक्स में डाला हुआ है, आप देख सकते हो कि थ्रेडिंग इज पॉसिबल फॉर द केस ऑफ पाइप्स while it cannot be possible, it is not possible in the case of tubes। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं शेड्यूल नंबर के बारे में कि शेड्यूल नंबर को कैसे डिटरमाइन किया जाता है। तो आप देख सकते हो इस डायग्राम के अंदर आपको शेड्यूल नंबर का फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगा। शेड्यूल नंबर इज इक्वल टू 1000 इंटू P/S, जहाँ पर P होता है डिज़ाइन प्रेशर और S होता है अलाउबल स्ट्रेस। अभी जो डिज़ाइन प्रेशर है ये जनरली मैक्सिमम ऑपरेटिंग प्रेशर का 5% ज़्यादा होता है। तो अगर आपका मैक्सिमम ऑपरेटिंग प्रेशर 100 है तो डिज़ाइन प्रेशर 105 होगा। इसका मतलब ये कि जो डिज़ाइन कंडीशंस होती है वो किसी भी इक्विपमेंट के मैक्सिमम ऑपरेटिंग कंडीशन से भी 5% ज़्यादा होती है। क्योंकि अगर कोई इक्विपमेंट हमें मैक्सिमम पे रन कर रहा है और उस टाइम पे अगर कोई डिस्टर्बेंस आती है तो उस डिस्टर्बेंस को भी हैंडल किया जा सके, संभाला जा सके और मेरी प्रोसेस अनस्टेबल ना हो, इसलिए गेन मार्जिन, फेस मार्जिन लेके चलते हैं। और दैट्स वाई 5% का एक सेफ्टी नेट हम लोग अपने पास रखते हैं कि अगर कभी प्लांट को मैक्सिमम ऑपरेटिंग कंडीशंस पे भी ऑपरेट करना पड़ जाए तो भी हमारा प्लांट सही से ऑपरेट करता रहे और डिस्टर्बेंस को हैंडल करता रहे और कंट्रोलर को अच्छा खासा टाइम मिल जाए चीज़ों को स्टडी स्टेट पर लाने में। दूसरा जो फैक्टर है एस, दैट इज़ अलाउबल स्ट्रेस। गाइस ये मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करती है और अलग अलग मटेरियल की अलाउबल स्ट्रेस अलग अलग होती है, ठीक है। तो जब हम किसी पाइप की वॉल पे प्रेशर लगाते हैं तो प्रेशर लगाने से वॉल में स्ट्रेसेस जनरेट हो जाते हैं। तो कोई मटेरियल कितना स्ट्रेस हैंडल कर सकता है एक्सपेरिमेंटली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करके सभी मटेरियल्स के लिए जो हमारा एस की वैल्यू है वो ऑलरेडी गिवन है लिटरेचर में। तो मटेरियल अगर हमें पता है तो एस की वैल्यू लिटरेचर से आ जाती है। डिज़ाइन प्रेशर हमें मैक्सिमम ऑपरेटिंग प्रेशर से मिल जाता है। दोनों का रेशियो लेके हम शेड्यूल नंबर की वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। अब शेड्यूल नंबर के साथ वेरिएशन कैसे होती है गाइस? तो शेड्यूल नंबर के साथ वेरिएशन ऐसे होती है कि जिस भी पाइप का शेड्यूल नंबर ज़्यादा होता है इसका मतलब ये कि उस पाइप की वॉल थिकनेस ज़्यादा होती है, लेकिन जो आउटर डायमीटर है पाइप का वो सेम ही रहता है। तो मान लेते हैं आउटर डायमीटर 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर में ही आपको अलग अलग शेड्यूल नंबर की पाइप्स मिल जाएगी। और अलग अलग शेड्यूल नंबर बोलने का मतलब है कि उनकी जो वॉल थिकनेस है वो डिफरेंट होगी। तो 10 सेंटीमीटर की पाइप में हो सकता है कि जो वॉल थिकनेस है वो ज़्यादा हो और हमारा जो वॉल थिकनेस ज़्यादा होने की वजह से शेड्यूल नंबर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो जो हमारी पाइप होती है उसका आउटर डायमीटर सेम रखा जाता है, वॉल थिकनेस को बढ़ाया जाता है जिससे शेड्यूल नंबर बढ़ जाता है। यही चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। फॉर एनी गिवन पाइप साइज सेम रखना है एंड वेरिंग शेड्यूल नंबर और थिकनेस। शेड्यूल नंबर वेरी करेगा, थिकनेस वेरी करेगी। तो जो आउटर डायमीटर होता है गाइस वो कांस्टेंट रहता है, लेकिन क्योंकि अंदर से थिकनेस वेरी कर रही है इस वजह से इंटरनल डायमीटर वेरी करता है। तो इस चीज़ को हम डायग्राम से समझ सकते हैं। आप इस डायग्राम को देखो ध्यान से, यहाँ पर आप देख सकते हो कि रेड कलर से जो मार्क मैंने कर रखा है वो आउटर डायमीटर का है और जो येलो से कर रखा है वो इंटरनल डायमीटर का है। और रेड और इस येलो के बीच का जो डिफरेंस है ये वॉल थिकनेस है, ठीक है। अब अगर मैं शेड्यूल नंबर इंक्रीज़ करता हूँ उसका मतलब वॉल थिकनेस इंक्रीज़ करेगी और वॉल थिकनेस इंक्रीज़ करने से ये जो येलो मार्क है ये डिक्रीज़ करेगा, पर जो रेड मार्क है वो सेम रहने वाला है, उसके क्रॉस सेक्शन में कोई चेंज नहीं आने वाला, ठीक है। मतलब हम मटेरियल का एडिशन कर तो रहे हैं लेकिन बाहर से नहीं, अंदर से, ठीक है। और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो हमारी पाइप है वो सभी हार्डवेयर के अंदर आसानी से फिट हो सके। क्योंकि गैस जो पाइप का साइज़ होता है वो बहुत मैटर करता है और जो भी हमारे कनेक्शन हार्डवेयर होते हैं वो साइज़ के हिसाब से ही मार्केट में आते हैं। तो कोई भी पाइप चाहे किसी भी शेड्यूल नंबर की हो उसके लिए सेम सपोर्ट हार्डवेयर ही काम कर जाए, चल जाए, नया ना लेना पड़े, ये हमारा एम रहता है। इसी वजह से हम आउटर डायमीटर को सेम रखते हैं और इनर को हम चेंज कर सकते हैं एज पर दी शेड्यूल नंबर, ठीक है। आप इस चीज़ को यहाँ पे देख भी सकते हो कि फॉर ऑल पाइप साइजेस द आउटसाइड डायमीटर रिमेन्स कांस्टेंट, देयरफॉर एनी वेरिएशन इन द शेड्यूल दैट इज वॉल थिकनेस अफेक्ट्स ओनली द इनसाइड डाया। सिर्फ इनसाइड डायमीटर को अफेक्ट किया जाता है, आउटर डायमीटर को अफेक्ट नहीं किया जाता। एज अ शेड्यूल नंबर इंक्रीजेस द वॉल थिकनेस इंक्रीजेस
एंड द एक्चुअल बोर इज रिड्यूस्ड। जैसे जैसे शेड्यूल नंबर बढ़ता है वॉल थिकनेस भी बढ़ जाती है एंड एक्चुअल जो बोर होता है, ठीक है, जहाँ पे आप देख सकते हो ये जो येलो में है ये एक्चुअल बोर है, एक्चुअल बोर रिड्यूस हो जाता है। शेड्यूल नंबर बढ़ेगा, थिकनेस बढ़ेगी, तो एक्चुअल बोर डेफिनेटली रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, दैट विल हैपन। इसी तरह आप एक पाइप देख सकते हो यहाँ पे, इसका शेड्यूल नंबर कम है, ये पाइप थिन वॉल्ड आप देख सकते हो, येलो और ब्लू के बीच में डिफरेंस बहुत ही कम है, तो दैट इज वाई द शेड्यूल नंबर इज लेस एंड इट इज नोन एज ए थिन वॉल्ड पाइप। ओके, बट ट्यूब्स के लिए जब हमें चीज़ें डिफाइन करनी होती है तो हम शेड्यूल नंबर का यूज़ नहीं करते, ट्यूब्स के लिए हम यूज़ करते हैं BWG नंबर का, जिसे बोलते हैं बर्मिंघम वायर गोज। और बर्मिंघम वायर गोज के साथ क्या रिलेशन होता है कि जब बर्मिंघम वायर गोज डिक्रीज होता है तो गैस ट्यूब की थिकनेस इंक्रीज हो जाती है। तो BWG नंबर शेड्यूल नंबर से थोड़ा उल्टा चलता है, शेड्यूल नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ द ट्यूब while BWG number is indirectly proportional to the thickness of the tube। तो गाइज ये था डिफरेंस बिटवीन पाइप एंड ट्यूब, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अब टाइप्स ऑफ एक्सचेंजर्स पर और देखते हैं कि कितने टाइप के एक्सचेंजर्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो पैटर्न। तो ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो पैटर्न 3 तरह के एक्सचेंजर्स देखने को मिलते हैं, पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर, काउंटर करंट हीट एक्सचेंजर, क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर। ये 3 तरह के एक्सचेंजर्स है जो हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पैरेलल फ्लो की। पैरेलल फ्लो मतलब कि को करंट हीट एक्सचेंजर्स। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि एक पाइप है, एक अंदर पाइप है, दो फ्लूइड सिस्टम में एंटर कर रहे हैं, एक अंदर वाली पाइप से और एक बाहर वाली पाइप से। अब दोनों के दोनों सेम पॉइंट से एंटर कर रहे हैं, दोनों के दोनों सेम पॉइंट से लीव कर रहे हैं और दोनों के मूव करने की डायरेक्शन भी पैरेलल है। जब इतना कुछ सिमिलैरिटी मिल जाए तो समझ लेना कि वो को करंट हीट एक्सचेंजर है, ठीक है। तो आप देख सकते हो इनर वाली पाइप में येलो कलर से जो फ्लूइड एंटर किया मैंने वो बनाया है, और रेड वाली से जो हमारा आउटर में कवर किया वो बनाया है, ठीक है। सो वन ऑफ द फ्लूइड फ्लोज इन द एनुलस रीजन। एनुलस रीजन का मतलब द रीजन बिटवीन द टू पाइप्स, एंड वन ऑफ द फ्लूइड फ्लोज थ्रू द पाइप, इनसाइड पाइप। तो एक फ्लूइड जो है इनसाइड पाइप में फ्लो कर रहा है और एक फ्लूइड जो है वो आउटर गेट में फ्लो कर रहा है, एनुलस रीजन में फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो ये है को करंट हीट एक्सचेंजर। तो को करंट हीट एक्सचेंजर की डेफिनेशन आप देख सकते हो कि को करंट हीट एक्सचेंजर में 2 फ्लूइड होते हैं। फ्लूइड नंबर 1 एनुलस रीजन में फ्लो करता है और फ्लूइड नंबर 2 हमारा जो इनर पाइप है उसमें फ्लो करता है। दोनों फ्लूइड सेम एंट्री से एंटर होते हैं, दैट इज x इक्वल्स टू 0, और सेम एग्जिट से लीव हो जाते हैं, दैट इज x इक्वल्स टू L। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है गाइज। हीट एक्सचेंजर्स के अंदर 2 नेम्स बड़ा यूज होते हैं, 2 नोमेनक्लेचर बड़ा यूज होते हैं। वन इज नोन एज हॉट फ्लूइड, अदर इज नोन एज कोल्ड फ्लूइड। तो हॉट फ्लूइड क्या होता है? हॉट फ्लूइड उस फ्लूइड को बोलते हैं जो अपनी एनर्जी दे देता है, और कोल्ड फ्लूइड उस फ्लूइड को बोलते हैं जो अपनी एनर्जी दे देता है, ले लेता है। हॉट फ्लूइड इज द वन विच इज ए गिवर, जो अपनी एनर्जी दे रहा है। कोल्ड फ्लूइड इज ए टेकर, मतलब दैट इज द वन जो एनर्जी गेन करता है, ले लेता है, ठीक है। तो इस तरह से दोनों डिफ्रेंशिएट किए जा सकते हैं। नोटेशंस की बात करें तो TH in TH out, these are the temperatures of the hot fluid at the inlet and the exit, both can be noted। उसके बाद अगर hot fluid की बात करें तो जो टेम्परेचर होता है hot fluid का वो लगातार डिक्रीज होता रहता है थ्रू द लेंथ ऑफ द पाइप। तो hot fluid जब एंटर करता है तो हाईएस्ट टेम्परेचर पर होता है एंड थ्रू द लेंथ ऑफ द पाइप डिक्रीज करता रहता है। मतलब इसका हाइयर टेम्परेचर TH in है, लोअर टेम्परेचर TH out है। दोनों का डिफरेंस कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा टेम्परेचर डिफरेंस फॉर द फ्लूइड, हॉट फ्लूइड। अब टेम्परेचर डिफरेंस आ चुका है, मुझे ये देखना है अगर इस हॉट फ्लूइड ने कितनी एनर्जी लॉस करी, तो फिर इसे m.h और Cp से मल्टीप्लाई कर देंगे। m.h इज बेसिकली आवर मास फ्लो रेट, ठीक है, जिसकी यूनिट होती है kg/सेकेंड। तो जब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते तो हमें मिल जाता है एनर्जी, ओके, हमें मिल जाता है एनर्जी लॉस्ट बाय द हॉट फ्लूइड या हीट लॉस्ट बाय द हॉट फ्लूइड। तो m.h Cph मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर डिफरेंस। जब भी टेम्परेचर डिफरेंस को हम m.h Cph से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली मुझे क्या मिलेगा? रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। और रेट ऑफ हीट ट्रांसफर यूनिट क्या होती है? जूल पर सेकेंड। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज हीट लॉस्ट बाय द हॉट फ्लूइड। इन द सेम वे हम कोल्ड के लिए भी कर सकते हैं। आप देख सकते हो कोल्ड के लिए क्या होगा, क्योंकि वो कोल्ड फ्लूइड है तो उसका टेम्परेचर राइज करेगा थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द पाइप, ठीक है। तो TC इन जिस पे वो एंटर कर रहा है वो कम होगा, TC आउट जिस पे एक्टिव करेगा वो ज़्यादा होगा, है ना, क्योंकि जो कोल्ड फ्लूइड है उसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। तो दैट मीन्स जो टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा दैट विल बी TC आउट माइनस TC इन। तो टेम्परेचर डिफरेंस होगा दैट विल बी
टी सी आउट माइनस टी सी इन। अब टेम्परेचर डिफरेंस आ चुका है, तो गाइस एमसीपी से मल्टीप्लाई करना है, हमारे पास आ जाएगा एनर्जी गेन्ड बाय द कोल्ड फ्लूइड या हीट गेन्ड बाय द कोल्ड फ्लूइड। तो आप देख सकते हो MsCpH जैसे ही हमने लिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने CpC लिखा है, वेयर C रिप्रेजेंट्स कोल्ड फ्लूइड, वहाँ पे मैंने CpH लिखा था, H रिप्रेजेंट्स हॉट फ्लूइड। तो ये जो C है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कोल्ड फ्लूइड को यहाँ भी। तो जब m डॉट Cp को हमने मल्टीप्लाई किया टेम्परेचर डिफरेंस के साथ, तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया हीट गेन्ड बाय दी कोल्ड फ्लूइड, ठीक है। तो हीट लॉस्ट बाय दी हॉट फ्लूइड में पता है, हीट गेन्ड बाय दी कोल्ड फ्लूइड में पता है, ठीक है। और एनर्जी बैलेंस की बात करें एट द स्टडी स्टेट, तो गैस दोनों के दोनों बराबर होने वाले हैं। m डॉट H CpH इंटू TH इन माइनस TH आउट इज इक्वल्स टू m डॉट C CpC इंटू TC आउट माइनस TC इन। तो ये जो इक्वेशन होती है गाइस हीट एक्सचेंजर के अंदर, ये इक्वेशन फोर्थ टेम्परेचर निकालने में यूज़ होती है। क्योंकि गेट एग्जाम में जनरली तुम्हें 3 टेम्परेचर्स दिए होंगे एंड फोर्थ टेम्परेचर खुद से रिकॉर्ड करना होता है, खुद से कैलकुलेट करना होता है। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप फोर्थ टेम्परेचर निकाल सकते हो। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर द गेट परस्पेक्टिव, फॉर द इंटरव्यूज एज वेल एज फॉर द PSU रिटन एग्जाम्स, ठीक है। तो गाइस ये था आज का फर्स्ट लेक्चर, आप इसे ज़रूर रिवाइज करना। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको बता दूंगा। आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, t.me/ankurlife। इसका जो लिंक है मेरे इस यूट्यूब सेशन के डिस्क्रिप्शन पे भी आपको मिल जाएगा। तो मस्ट ज्वाइन टू एंजॉय द फ्री क्लासेस ईदर ऑन द यूट्यूब और ऑन द स्पेशल क्लासेस। ये मेरे 2024 की सिलेक्शन से गाइस, टोटल 40 सिलेक्शन हुए थे मेरे टॉप 100 के, ठीक है। और नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली मैं ऐसे इंक्रीज़ करने वाला हूँ, मैं दिखाऊंगा कि मैंने कितना इंक्रीज़ किया है। गाइस अब आपको केमिकल इंजीनियरिंग के बारे में कुछ भी चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि जो 2 फैकल्टीज़ आपको अब केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ाने वाले हैं वो 2 केमिकल इंजीनियरिंग के सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज़ है। तो एक्सपीरियंस फैकल्टी से पढ़ने का आपको मौका मिलेगा। आपको करना क्या है, आपको कोड यूज़ करना है अंकुर 073। अंकुर 073 कोड यूज़ करके अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको मेरी और अंकुर से दोनों की गाइडेंस मिलेगी, बिकॉज अंकुर 073 इज़ द कोड फॉर द सक्सेस। गाइस अनअकैडमी पे अगर आप मेरी क्लासेस देखना चाहते हो तो मेरी ये जो बार कोड है इसे स्कैन करके आप मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हो। मेरी प्रोफाइल को फॉलो करने के बाद जो भी मेरी क्लासेस होगी उनकी रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। एंड जो मुझे नहीं जानते गाइस मैं बता दूं कि आई एम करेंटली वर्किंग एज द HOD ऑफ द केमिकल इंजीनियरिंग इन द अनअकैडमी प्लस। आई एम द नंबर 1 एजुकेटर एंड गाइस आप लोगों के प्यार की वजह से आई बिकेम द मोस्ट वॉच्ड एजुकेटर अक्रॉस मैकेनिकल एंड केमिकल। टोटल एक्सपीरियंस 10+ ईयर्स है, 2013 में पढ़ाना शुरू कर दिया था। आप देख लेना कितना एक्सपीरियंस उस हिसाब से। एंड 6 सब्जेक्ट्स के साथ मैं डील करता हूँ अनअकैडमी प्लस पे लाइव, मास ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर, IPC, मैकेनिकल ऑपरेशन, प्लांट इकोनॉमिक्स एंड केमिकल टेक्नोलॉजी। तो ये सब्जेक्ट्स जब भी आप आते हो प्लस प्लेटफॉर्म पे तो मुझसे ही पढ़ना, और याद रखना जो कोड है दैट इज़ अंकुर 073। अंकुर 073 के साथ आपको इनरोल करना है तो आपको डायरेक्टली मेरी गाइडेंस मिल जाएगी, ठीक है। एंड गाइस अगर आप प्लस और आइकॉनिक के बीच में कंफ्यूज हो तो डेफिनेटली आइकॉनिक प्लान अच्छा है, बिकॉज आइकॉनिक प्लान में आपको पर्सनल मेंटर भी दिया जा रहा है। लेकिन अगर आपके पास कुछ क्रंच है तो आप फिर फैमिली जो आप प्लस का प्लेटफॉर्म है उसे भी आप यूज़ कर सकते हो। आइकॉनिक प्लान लेने की आपको नीड नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द फाइनेंशियल, जैसे आपका फाइनेंशियल है आप प्लस के साथ जा सकते हो या फिर आप आइकॉनिक के साथ भी जा सकते हो। तो गाइस ये था मेरा आज का लेक्चर। इसी तरह आगे भी मैं लेक्चर्स इस कोर्स में लेता रहूँगा। आपको पूरा हीट एक्सचेंजर का क्रैश कोर्स मिल जाएगा, इसकी प्लेलिस्ट में बनवा दूंगा और उस प्लेलिस्ट के थ्रू फिर आप पूरा हीट एक्सचेंजर कवर कर सकते हो। तो गाइस ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर, लेट्स क्रैक इट।